नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, इसी पाठ के भाग क्रमांक 1 में हमने बहुत सारी बातें देखी है। मनुष्य को समाज के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, ये हमने आखिरी मुद्दा देखा था। अब तुरंत अगला हिस्सा कंटिन्यू करते हैं, बरकरार रखते हैं। यह गंभीर बुनियादी सवाल है कि क्या बुद्धि का उपयोग विषम व्यवस्था को कायम रखकर पैसे कमाने के लिए करना उचित है? यह तो साफ दिखता है कि आर्थिक विषमता का एक मुख्य कारण बुद्धि का ऐसा उपयोग भी है। शोषण भी प्रायः उसी से होता है। समाज में जो आर्थिक और सामाजिक विषमताएं चल रही है और जिससे शोषण, अशांति होती है, उसे मिटाने के लिए जगत में अनेक योजनाएं अब तक सामने आई और इनमें कुछ पर अमल भी हो रहा है। कहते हैं कि कुदरत द्वारा, निसर्ग द्वारा मनुष्य को बुद्धि के रूप में एक अनमोल उपहार मिला है। लेकिन लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं, एक मूलभूत प्रश्न वो हमारे सामने रखना चाहते हैं कि बुद्धि का जो ये उपयोग है, ये विषम व्यवस्था को कायम रखने में क्या उचित है? इस बुद्धि का हमें सदुपयोग करना चाहिए। पैसा तो हमें कमाना है ज़रूर, लेकिन विषम व्यवस्था को भी तो हटाना है ना। लेकिन जब जब हम बुद्धि का दुरुपयोग करेंगे तब तब क्या होगा? पैसा तो कमाएंगे हम, लेकिन समाज में फैली हुई जो आर्थिक विषमता है वो दूर नहीं होगी। और यही कारण है कि इसी बुद्धि के बल पर लोगों का शोषण भी हम करते रहते हैं। समाज में फैली हुई आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को अगर दूर करना है, अगर हटाना है, शोषण, अशांति वो अगर मिटानी है, तो हमें बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। और इस शोषण और अशांति को मिटाने के लिए लेखक कहते हैं कि जगत में अर्थात दुनिया में कई योजनाओं का निर्माण हुआ, उन पर अमल भी हो रहा है। अहिंसा द्वारा जटिल प्रश्न हल करना हो तो गांधी जी ने इस आशय का सूत्र बताया। पेट भरने के लिए हाथ पैर और ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि। ऐसी व्यवस्था हो कि हर एक को 4 घंटे शरीर श्रम करना पड़े और 4 घंटे बौद्धिक काम करने का मौका मिले, और 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। सामाजिक और आर्थिक समानता समाज में लाने के लिए लेखक ये कहना चाहते हैं कि महात्मा गांधी ने अहिंसा द्वारा इस जटिल और कठिन प्रश्न हल करने का उपाय भी बताया है। इसी आशय का, इसी अर्थ का सूत्र भी उन्होंने बताया है। तो वो क्या है? यदि हमें अपना पेट भरना है, रोटी कमानी है, तो हमें अपने हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, अर्थात श्रम करना पड़ेगा। और ज्ञान प्राप्ति के लिए या ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमें ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए कि हर व्यक्ति को कम से कम 4 घंटे शरीर श्रम करना ही पड़े और 4 घंटे जो है वो बौद्धिक काम करने के लिए उसे मौका मिले, और 4 घंटे शारीरिक श्रम करने के बाद उसे इतना कुछ मिल जाए कि वो अपने जीवन का गुजारा या जीवन का निर्वाह कर सके। तो मनुष्य को बुद्धि का भी प्रयोग करना चाहिए और शारीरिक श्रम का भी उपयोग करना चाहिए, लेकिन अलग अलग कामों के लिए। अभी समाज में यह चल रहा है कि बहुत से लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, अर्थात अपना जो उदर निर्वाह है या रोजी रोटी कमाने का साधन जो है वो शारीरिक श्रम के माध्यम से चलाते हैं, और थोड़े बौद्धिक श्रम से। थोड़े यानी लेखक की नज़र में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जिन्हें हम बुद्धिजीवी कह सकते हैं, जिनके पास संपत्ति अधिक है, वे आराम में रहते हैं। अनेक लोगों में श्रम करने की आदत भी नहीं है। जाहिर है कि जो संपत्ति वाले लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, वो बिना श्रम किए आराम से रहेंगे या आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो जिनके पास पहले ही पैसा आ चुका है, वो धनवान है, तो भला वो श्रम कहाँ करेंगे? और इसीलिए लेखक कहते हैं कि इस दशा में उक्त नियम का अमल होना दूर की बात है, फिर भी उसके पीछे जो तथ्य है, जो सच्चाई है, वह हमें स्वीकार करना चाहिए। भले ही हमारी दुर्बलता के कारण या कमजोरी के कारण हम उसे ठीक तरह से न निभा सके, क्योंकि आजीविका की साधन सामग्री किसी न किसी के श्रम बिना हो ही नहीं सकती। इसलिए बिना शरीर श्रम किए उस सामग्री का उपयोग करने का न्यायोचित अधिकार हमें नहीं मिलता।
अगर पैसे के बल पर हम सामग्री खरीदते हैं तो उस पैसे की जड़ भी अंत में श्रम ही है। तो गांधी जी ने बताए हुए सूत्र के अनुसार कि हर एक को 4 घंटा शारीरिक श्रम करना चाहिए, तो जो मूलतः धनवान लोग हैं वो तो इस नियम का पालन करेंगे नहीं। लेकिन हमारी आजीविका जिस साधन सामग्री के बल पर चलती है वो साधन सामग्री का निर्माण वो श्रम के बिना नहीं हो सकता, ऐसा लेखक कहना चाहते हैं। और अगर हम शारीरिक श्रम नहीं करेंगे तो हमें ये साधन सामग्री का उपयोग करना न्याय संगत नहीं है। धनिक लोग अपनी ज़्यादा संपत्ति का उपयोग समाज के हित में ट्रस्टी के तौर पर करें। संपत्ति दान यज्ञ और भूदान यज्ञ का भी आखिर आशय क्या है? अपने पास आवश्यकता से जो कुछ अधिक है उस पर हम अपना अधिकार न समझकर उसका उपयोग दूसरों के लिए करें। चलो इस बात को हम मान लेते हैं कि धनवान लोग श्रम नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास अगर अपनी आवश्यकता से अधिक संपत्ति आ गई है तो वो क्या करे? वो एक ट्रस्ट की स्थापना करे। लोक कल्याण की भावना से जो समाज सेवी संस्थाओं का निर्माण किया जाता है उसे ट्रस्ट कहा जाता है। तो वो ट्रस्टी बने, विश्वस्त बने। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक में संपत्ति दान यज्ञ का उल्लेख किया है और महान संत विनोबा भावे इन्होंने भूदान यज्ञ के बारे में बहुत बड़ा काम किया है। संपत्ति का दान और जमीन का दान वे लोग कर सकते हैं जो इसके काबिल है, यानी उनके पास बहुत सारी संपत्ति भी है और बहुत सारी जमीन भी है। उनकी अपनी आवश्यकताएं अगर समाप्त हो गई है तो बची हुई जो संपत्ति है या जो बची हुई जमीन है वो लोक कल्याण की भावना मन में रखते हुए लोगों को दान करे। यह भी बहस चलती है कि धनिकों के दान से सामाजिक उपयोग के अनेक बड़े बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि अस्पताल, विद्यालय आदि। अगर व्यक्तियों के पास संपत्ति इकट्ठी न हो तो समाज को ये लाभ कैसे मिलेंगे? हाँ, ये सही है कि एक वर्ग ये भी है ये कहने वाला कि धनिकों के पास, धनवान लोगों के पास अगर धन नहीं होगा तो बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय कैसे चलाए जाएंगे? क्योंकि उनके पास धन है और ये विद्यालयों का और अस्पतालों का निर्माण अगर करते हैं लोक कल्याण की भावना मन में रखकर, तो उसका फायदा तो समाज को ही होता है ना। वास्तव में जब संपत्ति थोड़े से हाथों में बंधी न रहकर समाज में फैली रहेंगी तो सहकार पद्धति से बड़े पैमाने पर ऐसे काम आसानी से चलने लगेंगे और उनका लाभ लेने वाले याचक या दीन की तरह नहीं सम्मानपूर्वक लाभ उठाएंगे। सामाजिक और आर्थिक विषमता कब निर्माण होती है बच्चों? जब मुट्ठी भर लोगों के पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है और समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो कि धन से वंचित है और गरीबी में अपना जीवन काटता है, तो ऐसे समय लेखक कहना चाहते हैं कि ये जो संपत्ति है ये मुट्ठी भर या थोड़े से लोगों के हाथों में न रहकर सहकार पद्धति से, यानी सहयोग की भावना से, जिनमें सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोगों को इसका फायदा मिले, इस रूप में अगर उसका उपयोग किया जाए तो जो लोग हैं, गरीब लोग, वो किसी याचक अर्थात भिखारी या दीन की तरह न रहकर सम्मान से और शानदार तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि उत्पादन की प्रेरणा के लिए व्यक्ति को स्वार्थ के लिए अवसर देने होंगे, वरना देश में उत्पादन और संपत्ति नहीं बढ़ सकेगी, बचत भी नहीं होगी। अधिक से अधिक वस्तुओं का अगर उत्पादन करना है तो अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि व्यक्ति के पास स्वार्थ की भावना प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि स्वार्थ के खातिर वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण करेगा, उत्पादन करेगा और उससे संपत्ति भी बढ़ेगी। अर्थात अर्थशास्त्री की दृष्टि से स्वार्थ अच्छा है। पर लेखक कहते हैं अनुभव बताता है कि पूंजी गरीबी या बेकारी की समस्या हल नहीं कर सकी है। ज़्यादा पूंजी या धनराशि आ जाए तो गरीबी मिट जाएगी, बेकारी की समस्या हल हो जाएगी, ऐसा लेखक नहीं मानता है। नैतिक दृष्टि से भी स्वार्थ वृत्ति का पोषण करना योग्य नहीं है। बहुत करके स्वार्थ का अर्थ होता है परार्थ की हानि। अर्थशास्त्रियों की नज़र में स्वार्थ ठीक है, लेकिन मानवता की दृष्टि से और नीति की दृष्टि से अगर विचार करें तो स्वार्थ वृत्ति किसी भी एंगल में ठीक नहीं है, उसे बढ़ावा देना उचित नहीं है। क्योंकि स्वार्थ का दूसरा अर्थ क्या है? परार्थ की हानि, दूसरों के लाभ में बाधा डालना।
यदि हमारे मन में स्वार्थ आ जाए तो उससे क्या होगा? लेखक कहते आगे, उसी में से स्पर्धा बढ़ती है जिसके फलस्वरूप कुछ थोड़े से लोग ही लाभ उठा सकते हैं, बहुसंख्यकों को तो हानि ही पहुंचाती है। ये बात सही है कि स्वार्थ के खातिर गिने चुने कुछ विशिष्ट लोगों का ही फायदा होता है और बहुसंख्यक जो लोग होते हैं उन्हें नुकसान ही सहना पड़ता है। कई बार समाज में कुछ लोगों के द्वारा कोई स्कीम चलाई जाती है, फायदे के लालच में आकर बहुत सारे सामान्य लोग अपना पैसा निवेश करते हुए उस स्कीम में सहभागी होते हैं, लेकिन कई दिनों के बाद यह पता चलता है कि वह जो कोई स्कीम थी वो फ्लॉप हो गई। उस स्कीम को जो लोग चला रहे थे वो तो भाग गए, पैसों के रूप में बहुत सारा माल उनके पास आ गया, वो मालदार हो गए और चंपत हो गए, लेकिन सामान्य जनता जो उसमें शामिल हुई थी उसे तो बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ शेष नहीं रह जाता है। मानवोचित सहयोग की जगह जंगल का कानून या मत्स्य न्याय चलता है। आखिर यह देखना है कि समाज का कल्याण किस वृत्ति से होगा। अगर समाज में स्वार्थ वृत्ति के लोग अधिक हों तो क्या कल्याण की आशा रखी जा सकती है? समाज तो परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। संपत्ति बढ़ाने के लिए स्वार्थ का आधार दोषपूर्ण है। यहाँ पर लेखक किसी भी रूप में स्वार्थ का समर्थन नहीं करता है। समाज का अगर कल्याण होगा तो वो परोपकार वृत्ति के बल पर ही, क्योंकि जहाँ जहाँ पर स्वार्थ आएगा वहाँ वहाँ पर मानवोचित यानी मानवता के लिए शोभा देगा ऐसी सहयोग की भावना नहीं रहेगी। वहाँ पर जंगल का कानून होगा, जंगल का कानून अर्थात वहाँ पर दया की भावना नहीं दिखाई देगी और आर्थिक रूप से जो ताकतवर लोग हैं वो गरीबों का खून पिएंगे। और मत्स्य न्याय अर्थात जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है, उसी तरह स्वार्थी लोगों के द्वारा सामान्य जनता पर अन्याय होगा, उनके हित में कोई काम नहीं होगा। तो अंत में लेखक परोपकार की वृत्ति को ही महत्व देते हैं और उसी के माध्यम से समाज का कल्याण साधा जा सकता है। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। कहते हैं कि जिनके पास संपत्ति इकट्ठी हुई है उन पर कर लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। उसी आधार पर भारत को कल्याणकारी अर्थात वेलफेयर राज्य बनाने की बात चली है। कल्याणकारी राज्य का यह अर्थ होता है कि किसी विशेष वर्ग का कल्याण न होकर जिसमें संपूर्ण जनता का कल्याण देखा जाता है या जनता को ही केंद्र मानकर जो राज्य कार्य करता है उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से कोई भी दुर्बल नहीं रहता। जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा संपत्ति धन इकट्ठा हो चुका है उन पर एक कर या टैक्स लगाकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। भारत जैसे देश में क्या इस बात का बन पाना संभव है? प्राथमिक आवश्यकताओं के बारे में मनुष्य अपने पैरों पर खड़े रहने लायक हुए बिना स्वतंत्र नहीं रह सकता। किसी न किसी प्रकार से उसे पराधीन रहना होगा। अमेरिका में जो कल्याणकारी राज्य की बात यहाँ पर की गई है, माना कि वो अच्छी है, लेकिन भारत में ऐसा हो पाना असंभव सा लगता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी सामाजिक विचारधारा में एक बड़ा भारी दोष है। हम शरीर श्रम करना नहीं चाहते, वरन उसे हीन दृष्टि से देखते हैं और जिनको शरीर श्रम करना पड़ता है उन्हें समाज में हीन दर्जे का मानते हैं। अमीर या गरीब कोई भी श्रम करना नहीं चाहता। बड़े बड़े जो सामाजिक विचारक होते हैं या सामाजिक हित की बात करने वाले महात्मा गांधी जैसे जो बड़े लोग होते हैं उनका ये मानना है कि समाज में श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित किया जाए। लेकिन हमारी सामाजिक विचारधारा का यहाँ पर ये दोष दिखाई देता है कि बहुत से लोग श्रम की ओर अच्छी निगाह से नहीं देखते और जो लोग श्रम करते हैं उन्हें हीन दर्जे का मानते हैं या उनकी तरफ तुच्छता की नज़र से देखते हैं, या कईयों को तो श्रम करने में लज्जा आती है। अमीर तो अमीर, लेकिन बहुत से गरीब लोग भी ऐसे हैं, भले ही वो गरीबी में जीना पसंद करेंगे लेकिन श्रम नहीं करेंगे। धनिक अर्थात धनवान अपने पैसे के बल से नौकरों द्वारा अपना काम चला लेता है, गरीब भूख की लाचारी से श्रम करता है। हमें यह वृत्ति, हमें अपनी ये सोच बदलनी चाहिए। शरीर श्रम की केवल प्रतिष्ठा स्थापित कर संतोष नहीं मानना है।
समाज में श्रम को प्रतिष्ठा की नज़र से देखा गया तो काम पूरा हो गया, संतुष्टि हो गई, ऐसा नहीं मानना है हमें। उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। आज श्रमिक भी कर्तव्यपरायण नहीं रहा है। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जो लोग धनवान हैं वो तो श्रम करेंगे नहीं, लेकिन उनके पास जो धन है, उनके पास जो पैसा है, इस पैसों के बल पर वो नौकरों के द्वारा अपना सारा काम पूरा करवा लेंगे। लेकिन गरीब जो है वो भूख की लाचारी के कारण श्रम करेगा। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि श्रम की प्रतिष्ठा तो हमें स्थापित करनी ही है, लेकिन श्रम के प्रति हमारे मन में आदर भाव होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई सारे श्रमिक ईमानदारी से अपना कर्तव्य नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना उसी के हाथ में है। जिस श्रम में समाज को जिंदा रखने की क्षमता है, उस श्रम का सही मूल्य अगर श्रमिक जान लेगा तो देश में आर्थिक क्रांति होने में देर नहीं लगेगी। आर्थिक क्रांति यानी पैसों की सुबत्ता या आर्थिक विकास। तो आखिर में लेखक यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति ने, हर श्रमिक ने श्रम का मूल्य जान लेना चाहिए, श्रम की गरिमा को समझ लेना चाहिए। गांधी जी ने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए ही रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बनाया। उनकी मान्यता के अनुसार हर एक को नित्य उत्पादक श्रम करना ही चाहिए। यह उन्होंने श्रम और श्रमिक की प्रतिष्ठा कायम करने के लिए किया। यहाँ पर गांधी जी का उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि गांधी जी ने लोक चेतना का माध्यम किसे बनाया? तो रचनात्मक कार्यों को। अब ये रचनात्मक कार्य क्या होते हैं? कारण कि अगर हम बात करें तो मूर्तिकला, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, नृत्य, लेखन, चरखा चलाना, खादी के वस्त्र बनाना, कोई मेहनत का काम करना, बागबानी करना। तो अमीर हो या गरीब, हर एक को श्रम करना ही चाहिए। तभी श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और श्रमिकों की भी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप तो जानते हो बच्चों कि गांधी जी स्वयं चरखा चलाते थे, सूत कातते थे। खादी का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समय से जगत के सामने दया की जगह समता का विचार आया है। यह विषमता कैसे दूर हो? कहीं कहीं लोगों ने हिंसा का मार्ग ग्रहण किया, उसमें अनेक बुराइयां निकली जो अब तक दूर नहीं हो सकी है। तो आर्थिक विषमता दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? केवल गरीबों पर दया दिखाकर कोई लाभ नहीं है। तो दया की बजाय समता का विचार प्रस्थापित होना आवश्यक है। सामाजिक समानता निर्माण करने के लिए कई बार हम देखते हैं कि लोग तरह तरह के आंदोलन चलाते हैं और ये आंदोलन हिंसा का रूप ले लेते हैं, जिससे कई बुराइयां पैदा हो जाती है। ऐसे सामाजिक विषमता दूर करने के लिए कानून भी मदद करता है, पर लेखक ऐसा मानते हैं कि कानून से मानवोचित गुणों का, सद्भावना का विकास नहीं हो सकता। सबको अगर काम दिया जाता है, सबको अगर श्रम करने का मौका दिया जाता है तो विषमता दूर होने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। महात्मा जी ने हमें जो अहिंसा की विचारधारा दी है, उसके प्रभाव का कुछ अनुभव भी हम कर चुके हैं। भारत की परंपरा का ख्याल करते हुए यह संभव दिखता है कि विषमता का प्रश्न बहुत कुछ हद तक अहिंसा के इस मार्ग से हल हो सकना संभव है। इसमें धनिकों से पूरा सहयोग मिलना चाहिए। जैसे राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न काफ़ी हद तक अहिंसा के मार्ग से सुलझा, वैसे ही आर्थिक और सामाजिक समता का प्रश्न भी भारत में अहिंसा के मार्ग से सुलझेगा, ऐसी हम श्रद्धा रखें। श्रमिक हो, मजदूर हो, किसान हो, ये अपना हक पाने के लिए अगर हिंसा के मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से इसका परिणाम गलत ही होगा। महात्मा गांधी की विचारधारा से जो प्रभावित है, ऐसे इस पाठ के लेखक श्री कृष्णदास जाजू, उनका ये मानना है कि हमें गांधी जी के विचारधारा पर ही चलना चाहिए, उनके अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे हमारे भारत की आज़ादी का इतिहास ये बताता है कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन थे, मानो वो सत्याग्रह का हो या फिर असहकार का हो, और भारत को आज़ादी दिलाने में भी गांधी जी के अहिंसा के मार्ग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो जिस तरह हमने राजनीतिक स्वराज्य का प्रश्न हल कर लिया, उसी तरह सामाजिक विषमता दूर करने के लिए, अर्थात सामाजिक समता को प्रस्थापित करने के लिए महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए, जिससे अवश्य फायदा होगा, ऐसा लेखक का विश्वास है, श्रद्धा है। विद्यार्थी मित्रों,
ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। भाग क्रमांक 1 और भाग क्रमांक 2 के माध्यम से इस पाठ को हमने पूरा किया है। मैं आशा करूँगा कि ये दोनों वीडियोस आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।